नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। यूपीएससी उत्तर प्रदेश के फॉर्म जारी हैं और उस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है तो वो है मूल विधि और संविधान। मूल विधि को लेकर के हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें आपको प्रतिदिन एक 40 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा, साथ ही मूल विधि के समस्त सिलेबस को यानी जो उसका जो पाठ्यक्रम है उसको कवर करते हुए वीडियो आप तक दिए जाएंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। देख लेते हैं इस बात को लेकर के। ध्यान रखिए, यूपीएससी 2021 की परीक्षा है, मूल विधि है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे। देखिए दहेज होता क्या है और इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है। दहेज जो प्राचीन काल में शादी, जब राजा महाराजाओं की शादी हुआ करती थी, जमींदार और सामंत होते थे, तो वो एक दूसरे को मतलब अपनी जो लड़की थी उसको बहुत धन संपत्ति दिया करते थे। तब ये एक परंपरा हुआ करती थी और अपनी हैसियत के हिसाब से पैसा दिया करते थे। लेकिन आज जो आधुनिक काल में लोग मांगने लगे हैं, यानी शादी में लड़की के पक्ष से पैसा मांगने लगे हैं, यानी दूल्हा यानी जो व्यक्ति है, चाहे भले वो आईएएस पीसीएस की नौकरी कर जाए, तब भी उसको भिखारी के रूप में उसके पिताजी मांगने लगते हैं। ऐसे अपराधी यानी जो लड़कियों को, अपने लड़के को बेचते हैं, ऐसे निकम्मे अपराधियों के लिए ये आया है। सही माने में देखा जाए तो दहेज मांगने वाला जो भिखारी, बाप भिखारी और बेटा भिखारी, जो आईएएस और पीसीएस अधिकारी हैं, उन लोगों के लिए, मोटा मोटा आप समझ लो, उन लोगों के लिए ये अधिनियम आया है। अब देख लेते हैं इसको क्या क्या इसमें प्रोविजंस थे, ठीक है ना। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो आया 1961 में है। इसका संख्यांक क्रमांक कितना था जब ये आया था, तो उसका संख्या जो क्रमांक था वो 28 था। ध्यान रखिएगा, पूछ ले सकता है कि उसका संख्या क्रमांक कितना था, 28 था। और 20 मई 1961 को इसे राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी और ये 1 जुलाई 1961 से लागू हो गया। ध्यान रखिएगा, ये आया क्यों, मैंने बताया था, ये उन जो पिताजी हैं जो और जो लड़के हैं, जब आईएएस का हो जाए, चाहे उसका जमीन हो, और वो अपनी शादी के एवज में अपना कटोरा लेकर के लड़की के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और कहता है कि भैया हमें इतना पैसे दो तब हम शादी करेंगे। ऐसे निकम्मे धूर्त अपराधियों के लिए, ऐसे मानवता के द्रोहियों के लिए ये अधिनियम आया है। देखो अब जब ये अधिनियम आया था तब उस वक्त राष्ट्रपति कौन था, उस वक्त राष्ट्रपति कौन था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो उस वक्त तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद, महामहिम राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। जब ये अधिनियम आया तब ये उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और कानून मंत्री थे वो अशोक कुमार सेन थे। तो इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और उससे इस अधिनियम से पहले की घटनाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले एक वर्ड आता है ब्राह्मण साहित्य में, बहेतु। बहेतु है, ये बहेतु जो प्रथा थी पुराने काल में दहेज प्रथा थी। प्राचीन काल में जो दहेज को क्या कहा जाता था, बहेतु कहा जाता था। और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री बने थे तो स्त्री अधिकारों के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल सदन में लेके आए थे, हिंदू कोड बिल, और उसमें जो महिलाएं हैं, स्त्री हैं, उनके अधिकारों की काफी बात थी। उसी में ये दहेज का भी नियम था, बाल विवाह को रोकने का भी नियम था, और स्त्री के जो राइट्स हैं, जो उसके संपत्ति का जो अधिकार है उसका उल्लेख हुआ। लेकिन उस वक्त तत्कालीन जो मनवादी जो लोग थे, जो स्त्री विरोधी जो लोग थे, उन्होंने इस बिल को सदन में पास नहीं होने दिया। लेकिन बाद में वही कांग्रेस की सरकार ने जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल लाए थे उसे टुकड़े टुकड़े में पारित किया। उसका एक टुकड़ा जो है वो है आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961।
तो इस तरह से मैंने इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आपको बताया। यह भी बताया कब से लागू हुआ है, 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ। राष्ट्रपति कौन थे? तत्काल महामहिम राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कानून मंत्री हैं वो अशोक कुमार सेन है। यह अधिनियम 1 जुलाई 1961 से लागू है। यह दहेज को देना, लेना या दहेज लेने देने की बात को आगे बढ़ाना, उससे संबंधित दुष्प्रेषण करना, इसको रोकने के लिए यह अधिनियम लाया गया था है। सॉरी, आप देखिए इसकी जो धारा है, जो धारा नंबर 1 क्या कहती है? धारा नंबर 1 कहती है, इसमें धारा नंबर 1 में हमें जो चीज मिलती है देखने को, वो है कि इसका संक्षिप्त नाम मिलेगा, विस्तार मिलेगा और ये कब से प्रारंभ हुआ है, इस बात की जानकारी हमको धारा नंबर 1 में मिलती है। पूछ सकता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा जो नंबर 1 है उसमें किसका उल्लेख है, यानी इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है, कहां तक ये इसका विस्तार होगा और ये कब से प्रारंभ होगा। तो प्रारंभ मैंने बता दिया 1 जुलाई 1961 से। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। क्या बताया? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 इसका नाम है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। पहले जब धारा 370 लागू थी संविधान की, तब जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तब यह अधिनियम वहां पर कार्यरत नहीं था। अब 31 अक्टूबर, कब? 31 अक्टूबर 2019 के बाद अब यह संपूर्ण भारत में लागू हो गया है। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करेगी। यह कब से लागू होगा? तो मैंने पहले बता दिया था 1 जुलाई 1961 को यह लागू हुआ था। अब धारा नंबर 2, ध्यान रखना ये सारी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं और यहां से क्वेश्चन बनेंगे। धारा नंबर 2 क्या कहती है? ये कहती है कि दहेज की परिभाषा है। धारा नंबर 2 जो है, धारा नंबर 2 किससे संबंधित है? दहेज की परिभाषा से संबंधित है। दहेज की जो परिभाषा है वो धारा नंबर 2 में दी गई है, ठीक है ना। क्या कहती है कि विवाह के एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार से, यानी एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष से पैसा मांगना, ये उसका बात को प्रेरित करना, ये सब दहेज प्रथा के अंतर्गत यानी दहेज के अंतर्गत माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि धारा 2 का संबंध किससे है। धारा नंबर 3 क्या कहती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा नंबर 3 से क्वेश्चन बनेगा भी है कि धारा नंबर 3 क्या कहती है। धारा नंबर 3 क्या कहती है? धारा नंबर 3 है कि दहेज को लेना और देना, क्या क्या है? इस अधिनियम की धारा 3 में दहेज को लेने या देने से संबंधित पेनल्टी का प्रावधान है। अर्थात कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के आरंभ होने के पश्चात क्या है, दहेज देगा या दहेज लेगा या दहेज लेने या देने का दुष्प्रेषण करेगा, यानी दहेज लेने देने की बात को भी आगे बढ़ाता है, ऐसी वार्तालाप करता है या किसी को प्रेरित करता है, वो भी इस दंड का भागीदार होगा। यह धारा 3 में बतलाया गया है। बहुत से अंबेडकरवादी होने का दावा करते हैं, बड़ी बड़ी बाबा साहब की फोटो नारे लगाते हैं, जब अपने बच्चों की शादी होती है तो इतना बड़ा मुंह फाड़ देते हैं। और सबसे ज्यादा दहेज प्रथा जो अंबेडकरवादी जो के नाम का जो चोला ओढ़े हुए अधिकारी कर्मचारी हैं उनमें ज्यादा बढ़ जा रही है। उन लोगों के लिए इसका बहुत अच्छी प्रयोग होना चाहिए। ऐसे निकम्मे जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं, वो दहेज प्रथा के खिलाफ उन पर ज्यादा केस होने चाहिए, क्योंकि इनके ज्यादा दिमाग खराब हो गए हैं, ठीक है ना। तो धारा नंबर 3 क्या बताइए कि दहेज लेना देना या उसके बाद को दुष्प्रेषण करने का करेगा तो दंड का भागीदार होगा। दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम 5 वर्ष के कम से 5 वर्ष और 15,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है, या उतनी धनराशि जितनी कीमत का उपहार हो। तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या है, जो धारा नंबर 3 यहां पर पेनल्टी की बात कर रही है, यानी कोई व्यक्ति दहेज लेगा, समझ लेना, लेगा या देगा इस बात का दुष्प्रेषण करेगा, उसे कितना 5 वर्ष 5 वर्ष की सजा हो सकती है, कम से कम, ध्यान रखना 5 वर्ष की सजा हो सकती है और उस पर 15,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। क्या बताया मैंने? 15,000 रुपए जुर्माना या 5 वर्ष की सजा, ये दोनों हो सकते हैं। अब
इसमें एक महत्वपूर्ण ये बात है क्योंकि हमारा संविधान कुछ रूढ़ियों और परंपराओं को अलाउड करता है। उन्होंने कहा कि जो आपके सांस्कृतिक सम्यक संस्कृति के अंतर्गत विवाह की जो रस्म है उसमें जो लेना देना होता है, उपहार होता है, ठीक है, जैसे पुरस्कार कुछ दे दिया जाता है, वो दहेज की परिभाषा में शामिल नहीं है। आर्टिकल नंबर हमारा 13 इस बात को, अनुच्छेद रूढ़ी परंपराओं को भी अलाउड करता है, लेकिन वो वैज्ञानिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से सत्य होना चाहिए। उसमें मानवीय गरिमा या ऐसा कोई पक्ष जिससे दूसरे पक्ष की मानवता, उसकी गरिमा को हानि होती है, ऐसा परंपरा शामिल नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अगला जो धारा है वो क्या है, धारा नंबर 4 है। धारा नंबर 4 है, ये विशेष उन लोगों के लिए जो दहेज को मांगते हैं कि मेरा लड़का हो गया IAS और मुझे चाहिए, मुंह फाड़ देते हैं भेल की तरह, इतना बड़ा सार की तरह कि मुझे इतना रुपया चाहिए। ऐसे निकम्मों के लिए क्या है, ये बात क्या है कि दहेज की मांग के लिए जुर्माना है। कहां पर जुर्माना है, यह धारा नंबर 4 में है। यदि किसी पक्षकार के द्वारा या उसके माता पिता या उसके अभिभावक, रिश्तेदार, नातेदार के द्वारा, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से मांगा जाए दहेज, ऐसे लोगों को दंड देने का प्रावधान इसमें बताया गया है। उसमें कम से कम कितना, 6 माह की सजा होगी और अधिकतम 2 वर्षों की, यानी 6 से लेकर के 6 माह से लेकर 2 वर्ष की उसे सजा हो सकती है और उस पर अर्थदंड के रूप में 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो धारा 3 और 4 का बेसिक डिफरेंस समझ लीजिएगा। धारा जो 3 में दहेज लेना देना या उसकी मांग को दुष्प्रेषित करना इससे संबंधित है, जबकि धारा 4 दहेज मांगने से संबंधित है। मैं जैसे मेरी शादी होने वाली है, मैं दहेज मांग रहा हूं तो मैं धारा 4 का अपराधी हूं। ठीक है, अब देखते हैं धारा नंबर 4A। धारा नंबर 4A क्या कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है ये। धारा 4A ये दहेज के विज्ञापन से संबंधित है, यानी कोई भी, चाहे आपका कैसा भी प्रकाशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या आपका प्रिंट मीडिया हो या किसी रूप में भी, आप दहेज का विज्ञापन नहीं दे सकते। अगर आपने संपत्ति या उसका कोई हिस्सा या व्यवसाय को अगर उसमें दिखाया है तो वो दहेज की श्रेणी में माना जाएगा। धारा नंबर 4A क्या कहती है, किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से पुत्र पुत्री के शादी के एवज में व्यवसाय या संपत्ति या हिस्से का कोई प्रस्ताव भी दहेज की श्रेणी में आता है और उसे भी कम से कम 6 माह, कितना, 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष का कारावास हो सकता है। इसमें यानी अगर कोई विज्ञापन करता है तो उसे 6 माह से लेकर कितना, 5 वर्ष तक सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना की बात करें तो 15,000 रुपया, कितना, 15,000 रुपया का जुर्माना भी उसे देना पड़ सकता है, यानी इतना उस पर दंड लगाया जा सकता है और इस बात का उल्लेख हमारा 4A में है। अगला धारा 5। धारा 5 का मतलब है कि अगर हमारा कोई भी दहेज लेने और देने के लिए कोई एग्रीमेंट हुआ है, करार हुआ है, तो वो शून्य हो जाएगा। धारा 5 के अनुसार दहेज लेने या देने का करार शून्य होगा। धारा 6 क्या कहता है, यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त किसी के द्वारा लिया गया है तो उसे वापस करना होगा, अन्यथा वो भी दंड का भागीदार होगा। धारा 7 क्या कहती है, अपराधों का संज्ञान लेगा। अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में ही ये केस जाएगा, उससे नीचे की अदालत में ये केस नहीं जाएगा, यानी संज्ञान लेगा। संज्ञान लेने की बात हम कर लेते हैं, तो कौन कौन संज्ञान ले सकता है, किसके आधार पर, पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर, यानी दहेज पुलिस रिपोर्ट के आधार पर भी संज्ञान लिया जा सकता है। न्यायालय द्वारा स्वयं भी जानकारी ली जा सकती है। साथ ही जो व्यक्ति पीड़ित है या उसके परिवार या उसके माता पिता या नातेदार के द्वारा भी ये रिपोर्ट की जा सकती है। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त कोई सोसाइटी या रजिस्ट्रेशन संघ है या ट्रस्ट है, उसकी शिकायत पर भी प्रतिवाद लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर, अब धारा 8A क्या कहती है, धारा 8 ये कहती है कि भैया जो दहेज का जो अपराध है वो कैसा है, अजमानती है। क्या है, अजमानती, नॉन वेलेबल है। और कैसा है, असमनीय है।
कैसा है, असमनीय है। मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें कौन से अपराध अजमानती हैं, कौन से असमनीय हैं और कौन से संज्ञेय हैं, कौन से असंज्ञेय हैं। उसके लिए आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसकी जानकारी में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धारा 8 है, क्या कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है कि कोई भी व्यक्ति धारा 3 के अधीन दहेज लेने या दहेज लेने देने या उसके दुष्प्रेरण का कार्य करता है या धारा 4 के अधीन वो दहेज को मांगता है, तो ध्यान रखिएगा यह साबित करने का अधिकार दहेज मांगने और लेने वाले पे ही होगा कि वो साबित करे कि उसने दहेज नहीं मांगा है। तो ये बहुत कठोर धारा है और ये धारा काफी कुछ लोगों को जानकारी होनी भी चाहिए कि लायबिलिटी किसके ऊपर है। अब धारा 8B बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया भी था। धारा 8B यानी दहेज निषेध अधिकारी, तो जो राज्य सरकार है वो दहेज निषेध अधिकारी अपनी सीमा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार क्या कर सकती है, नियुक्त कर सकती है। दहेज निषेध जो पदाधिकारी है ये नियुक्ति राज्य सरकार करती है, यहां समझ लीजिएगा। दूसरा वो क्या करेगा, वो ये देखेगा दहेज कहीं लिया और दिया तो नहीं जा रहा, उस पर निगरानी रखेगा। साथ ही वो साक्ष्य जुटाने का भी कार्य करेगा अगर उसके पास कोई का मतलब एप्लीकेशन आती है तो। राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की भी शक्तियां प्रदान कर सकती हैं, अर्थात उसे पुलिस की शक्तियां भी प्रदान कर सकती है। ये राइट किसको है, राज्य सरकार को है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, वो सॉरी धारा नंबर 9 क्या कहती है, धारा नंबर 9 कहती है कि केंद्रीय सरकार दहेज से संबंधित कोई नियम बना सकती है, यानी केंद्र सरकार को भी इस पर नियम बनाने की छूट है। और धारा जो आपकी 10 है, जो धारा 10 है ये कहती है कि जो राज्य सरकार है वो भी, राज्य सरकार भी क्या बना सकती है, दहेज से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है, कोई नियम बना सकती है। तो ये मैंने आपको धारा बताई। धारा 10 में बताया था राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति है कि राज्य सरकार भी दहेज से संबंधित कोई नियम बना सकती है। बात आई कि दहेज मृत्यु से संबंधित अपराध और प्रमुख केस है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि दहेज की मृत्यु से संबंधित कौन कौन से केस इस वक्त आए हैं और उसमें क्या निर्णय लिया गया। तो दहेज मृत्यु, दहेज संबंधी, ध्यान रखना दहेज संबंधी जितने भी अपराध हैं, दहेज मांगना, दहेज लेना, दहेज का दुष्प्रेषण करना और दहेज की मृत्यु, ध्यान रखना, ये जो जितने भी अपराध इस अधिनियम में घोषित किए गए हैं उसमें सबसे जघन्य अपराध माना गया है। ये जब क्वेश्चन पूछ ले कि दहेज अपराधों में सबसे जघन्य अपराध कौन सा है, तो दहेज की मृत्यु है। यानी दहेज मृत्यु को दहेज की मांग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। ध्यान रखना, यह दहेज मृत्यु का मतलब तभी माना जाएगा जब उसमें दहेज के अपराध की अन्य धाराएं, अन्य मांग उसमें शामिल हों। भारतीय दंड संहिता की धारा 304B, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो धारा 304B का संबंध किससे है, इसका संबंध दहेज की मृत्यु से है। धारा 304B के अंतर्गत दहेज मृत्यु के दो ही आधार हो सकते हैं, एक के दहेज की मांग का किया जाना, यानी जिसकी जो स्त्री पक्ष के से पैसा मांगा गया हो या इसी मांग को लेकर स्त्री की मृत्यु से ठीक पूर्व उसको यातना दी गई हो, कष्ट दिए गए हो, उस पर अत्याचार किया गया हो, उस पर हिंसा की गई हो, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो। ये दोनों ही आपके जब बातें होंगी तभी वो दहेज मृत्यु के मामले का संज्ञान माना जाएगा। आगे देखते हैं कि किसी भी, देखिए यहां से कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं यहां पर आकर के आपको फंसा देता है एग्जामिनर, वहां आपको हिट कर देना है। क्या कह रहा है, किसी भी अभियुक्त के संदर्भ में जब यह दोनों बातें साबित हो जाती हैं तब दहेज मृत्यु का अपराध उस पर सिद्ध होता है। दोनों का होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। जघन्य अपराधों के अंतर्गत अभियुक्त को दंडित किया जाता है यदि किसी मामले में दहेज की मांग के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है। अगर ऐसा मृत्यु हुई है और दहेज मांगने का साक्ष्य नहीं है तो धारा 304B के तहत अपराध घोषित नहीं होगा। अन्य केस में उसे सजा हो सकती है, अन्य अपराध हो सकते हैं, लेकिन अगर दहेज मृत्यु और 304B चाहिए तो ये दोनों शर्तें, दहेज की मांग का किया जाना और उसको यातना दिया जाना मृत्यु से पूर्व या उस वक्त, ये दोनों बातें शामिल होंगी तभी दहेज मृत्यु मानी जाएगी। अब यह बात कहां बताई, यह बात किस केस में कही गई थी, यह बात चूंकि आप उत्तर प्रदेश यूपीएसआई की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह बात स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम महेश चंद्र पांडे के केस में
कही गई थी। किसके केस में कही गई थी? महेश चंद्र पांडे बनाम उत्तर प्रदेश के केस में ये बात कही गई थी। बक्सीराम एक केस आया था, बक्सीराम बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्या हुआ था कि दहेज मृत्यु के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न तत्व आवश्यक माने गए थे। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट की इसमें क्या गाइडलाइन थी? उन्होंने ये कहा कि अप्राकृतिक मृत्यु का साक्ष्य मिला हो और मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज की मांग को लेकर परेशान किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हो। तो ये दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट ने कब कही हैं? बक्सीराम बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कही हैं। साथ ही एक और जो केस है जो कश्मीर कौर के केस में क्या हुआ? कश्मीर कौर के केस में कश्मीर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्या कहा गया? उन्होंने ये कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दहेज मृत्यु के निर्माण की आवश्यक बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि दहेज मृत्यु से संबंधित कौन कौन से पॉइंट हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने पुनः इस केस में दोहराया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। क्या क्या? दहेज की मांग को लेकर के मृत्यु के ठीक पूर्व मृतका को परेशान किया गया हो, मृतका की मृत्यु जलने से या किसी शारीरिक क्षति से या अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई हो। ठीक है, यह ऐसी मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर, यहां टाइम ड्यूरेशन डाल दिया, 7 वर्ष के भीतर हुई हो, मृतका को कष्ट, उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया हो अथवा परेशान किया गया हो, स्वयं उसके पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, या उसके पति या किसी के द्वारा, नातेदार या फैमिली के किसी सदस्य के द्वारा उसे अगर परेशान किया गया है तब उन पर दहेज का अपराध लगता है। साथ ही मृत्यु से ठीक पूर्व यातना दिया गया हो, उसे परेशान किया गया हो, ये सारे जो केस हैं। अब देखिए, अब बात आई कि भारतीय दंड संहिता की, भारतीय जो दंड संहिता है, जो आईपीसी है, उसकी 304B के अंतर्गत दहेज की परिभाषा नहीं दी गई थी। ध्यान रख लेना, जो आईपीसी के तहत दहेज की परिभाषा नहीं है, दहेज की परिभाषा जो दी गई है वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में ही दी गई है। आईपीसी की धाराएं और दहेज से संबंधित कौन कौन सी हैं? 498A, यानी 498A ये भी महत्वपूर्ण धारा है। ये क्या कहती है कि ये दहेज की प्रताड़ना से संबंधित है, यानी दहेज की प्रताड़ना, कोई दहेज मांगता है, प्रताड़ित करता है तो उसे 498A के तहत, 498A के तहत सजा होगी। और ये जो दहेज की जो प्रताड़ना का जो केस है, जो ये जो अपराध है वो कैसा होगा? गैर जमानती होगा। और कैसा होगा? संज्ञेय अपराध होगा। कैसा होगा? एक तो ये संज्ञेय होगा और कैसा होगा? गैर जमानती होगा, जमानती होगा। कैसा? गैर जमानती होगा। और इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। कितनी साल का सजा का प्रावधान है? 3 साल की सजा का प्रावधान है। अब धारा 304B, धारा 304B, धारा 304B के तहत क्या है हमारा? धारा 304B के तहत है दहेज की हत्या का प्रावधान है। दहेज की हत्या से संबंधित कौन सी है? यानी दहेज हत्या से, अभी हालांकि इससे पहले मैंने आपको बताया है दहेज हत्या से संबंधित है। ये कौन सी? 304B है। तो ठीक है ना, चूंकि मैं इसे पढ़ा चुका हूं, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा उसको आगे। अब धारा 406 क्या है? धारा 406, देखिए, स्त्री धन नहीं लौटाने पर ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 के तहत अमानत में खयानत, आपने सुना होगा, तकिया कलाम के रूप में बोलते हैं कि अमानत में खयानत मत कर। तो ये जो अमानत में जो खयानत का जो है मुकदमा दर्ज हो सकता है, वो होगी धारा कौन सी? 406 के तहत। ठीक है ना, और ये भी किससे संबंधित है? दहेज प्रथा से ही संबंधित है। और ये भी कैसा है? गैर जमानती है। कैसा है? और अगर इसके आप दोषी पाए जाते हैं तो इसमें 3 साल, यानी 3 साल सजा का प्रावधान है। कितनी साल? 3 सजा का प्रावधान है। तो ये दहेज से संबंधित आपके क्या थे? महत्वपूर्ण थे। अगर आप देखिए, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है वो लिख दीजिए, मैं उस पर अलग वीडियो बना दूंगा। आप हमारे जो यूट्यूब हमारा जो चैनल है, ठीक है, यूट्यूब चैनल है और उसका नाम भी हमारा क्या है? टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी। टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी, ठीक है। और इसको आप क्या कर लीजिए, जितना जल्दी हो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हम आपको बना कर देंगे और आने वाले क्वेश्चन की श्रृंखला बनाएंगे। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम भी चैनल इसी नाम से है और टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा इसी नाम से है।
अगर आपको सारी पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इसी नाम से है, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र बहुत कम शुल्क में हम आपको पढ़ाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे वीडियो को अपने मित्रों को जोड़ें, मित्रों को सजेस्ट करें, ताकि सफल होकर के आप इस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में समाज के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण बने। आप अच्छे माता पिता के अच्छे लड़के हैं, आप अच्छी नौकरी लगने के बाद इस देश को आपसे फायदा होगा, इस देश के विकास में आप प्रमुख भूमिका अदा करेंगे। धन्यवाद।